हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लॉ एंड इंटरप्रिटेशन। आज का हमारा टॉपिक है प्लेस ऑफ सुइंग इन सीपीसी 1908 और आज हम करेंगे कवर सेक्शन 15 टू सेक्शन 20। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। देखिए, सबसे पहले जो सेक्शन हमारे पास आता है वो सेक्शन 15। सेक्शन 15 बेसिकली यही कहता है कि अगर हमें कोई सूट इंस्टीट्यूट करना है तो हम उसे उस कोर्ट के पास इंस्टीट्यूट करेंगे जो उसे ट्राई करने के लिए लोएस्ट ग्रेड की कोर्ट है। ठीक है, मार्क दिस वर्ड, लोएस्ट ग्रेड। उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन 16। सेक्शन 16 कहता है कि किन मैटर्स में हम सूट को वहां इंस्टीट्यूट करेंगे जहां वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। तो इसमें सबसे पहले आता है सूट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ जो ध्यान देने लायक बात है वो ये है कि चाहे हमें रेंट के साथ रिकवरी करनी हो या रेंट के बिना, विदाउट रेंट, ठीक है, दोनों ही केसेस में हम सूट को वहां इंस्टीट्यूट करेंगे जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट है। ऐसे ही पार्टीशन के मामले में जहां भी लैंड सिचुएटेड है वहीं हम पार्टीशन का सूट फाइल करते हैं। इसी तरह फोरक्लोजर, रिडम्पशन और सेल। देखिए, ये तीनों ही चीजें दो मैटर में होती हैं, या तो प्रॉपर्टी मोर्गेज हो, ओके, या फिर देर आर चार्जेस एंड इनकम्बरेंसेस अपॉन इट। इन दोनों ही केसेस में अगर हमें फोरक्लोजर के लिए सूट फाइल करना है, रिडम्पशन के लिए सूट फाइल करना है या उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की सेल के लिए सूट फाइल करना है, तो उस सिचुएशन में हम वही सूट इंस्टीट्यूट करेंगे जहां पर वो प्रॉपर्टी, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। देन वी हैव डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड इंटरेस्ट। अगर डिस्प्यूट ये आता है कि वेदर अ पर्सन हैज राइट ओवर द प्रॉपर्टी और नॉट, देन इन सच सिचुएशन हम सूट को वहां इंस्टीट्यूट करेंगे जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। देन वी हैव कंपनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर कोई पर्सन हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी को कोई डैमेज कॉज करता है और हम उसके लिए कंपनसेशन क्लेम करते हैं, तो हमें वो सूट वहां इंस्टीट्यूट करना पड़ेगा जहां अफेक्टेड इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। देन वी हैव लास्ट क्लोज, दैट इज ऑफ रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट। अगर किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है या डिस्ट्रेंट किया गया है तो उस कंडीशन में सूट वहां इंस्टीट्यूट होगा जहां अटैच होने के बाद वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। ओके, इस सेक्शन में एक और रेलेवेंट पोर्शन है विच सेज, देखिए, ये तो था एक जनरल रूल जो हमने अब तक पढ़ा, ये है जनरल रूल। अब इसका एक प्रोवाइजो भी है। प्रोवाइजो क्या कहता है? प्रोवाइजो ये कहता है कि अगर उस रिलीफ को सॉर्ट करने के लिए किसी डिफेंड, जो रिलीफ हमने मांगा है उसे पूरा करने के लिए डिपेंडेंट की पर्सनल ओबीडियंस जरूरी है। जैसे मान लीजिए हमने कोई इंजंक्शन सीख करना है ताकि ए पर्सन कोई प्रॉपर्टी ना बेच सके, तो हम उस सिचुएशन में तीन जगह सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा जहां प्रॉपर्टी सिचुएट है, इसके अलावा तीन जगह सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, जहां डिपेंडेंट रिजाइड करता है वॉलंटरली एंड एक्चुअली, जहां ही कैरीज ऑन हिज बिजनेस, या जहां ही पर्सनली वर्क्स फॉर गेन्स। ओके, इन सभी जगहों पर सूट इंस्टीट्यूट किया जा सकता है। लेट्स कम बैक टू द सेक्शन। देन वी हैव सेक्शन 17। अब सेक्शन 17 क्या कहता है? सेक्शन 17 को समझने के लिए हम एक इलस्ट्रेशन पर आते हैं। देखिए, एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। ये एक लैंड है, ये डिस्ट्रिक्ट है, ये एक डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी इस लाइन को यहाँ खत्म कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये 40% सिचुएटेड है डिस्ट्रिक्ट बी में और 60% ये सिचुएटेड है डिस्ट्रिक्ट ए में, ठीक है। तो अगर एक्स एक पर्सन है जो प्लेंटिफ है, वो बी डिस्ट्रिक्ट में भी सूट फाइल कर सकता है, वो ए डिस्ट्रिक्ट में भी सूट फाइल कर सकता है, लेकिन इसके पीछे जो एक कंडीशन है वो क्या है कि अगर एक्स यहां सूट फाइल करता है तो जिस कोर्ट में उसने फाइल किया है उसके पास जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए पेक्यूनरी, किस चीज के लिए? कि वो इस पूरी प्रॉपर्टी की वैल्यू जितनी है उसके पास जुरिस्डिक्शन है कि इस पूरी प्रॉपर्टी की वैल्यू के मैटर को एडजुडिकेट कर सकता है। ओके, दिस इज व्हाट आवर सेक्शन 17 सेज। नाउ कम टू द सेक्शन 18। इट टॉक्स अबाउट व्हेन इट इज अनसर्टेन कि किस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। इट इज अनसर्टेन, तो उस सिचुएशन में यहाँ प्लेंटिफ को राइट प्रोवाइड किया गया है कि जिस भी कोर्ट में उसे लगता है कि जुरिस्डिक्शन बनती है वो एक रीजनेबल कोज दे, या हम कहें कि ऐसा कोज दे विच इज सफिशिएंट टू सेटिस्फाई द कोर्ट। और कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो द कोर्ट विल रिकॉर्ड इट्स रीजन इन राइटिंग एंड विल पास ऑर्डर अकॉर्डिंगली।
यहाँ एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि सपोज करिए ये एक प्रॉपर्टी है, ये दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ओके, ये ए, ये एक्स प्रॉपर्टी है, ये ए डिस्ट्रिक्ट, ये बी डिस्ट्रिक्ट। अब वाई को ये लगता है कि जो उसकी प्रॉपर्टी की जुरिस्डिक्शन है वो ए डिस्ट्रिक्ट में आती है और वो यहाँ सूट इंस्टीट्यूट कर देता है। बाद में जाकर इस प्रॉपर्टी की जुरिस्डिक्शन का पता लगता है कि ये तो बी डिस्ट्रिक्ट के अंडर आती है। तो उस सिचुएशन में अगर वाई ए को सेटिस्फाई कर देता है कि इट वॉज अनसर्टेन, इन दैट सिचुएशन जो ए कोर्ट डिग्री पास करेगी, ए डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट जो डिग्री पास करेगी वो उतनी ही वैलिड होगी जितनी की बी डिस्ट्रिक्ट ने की होती। ओके, अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात आती है कि मान लीजिए जिस कोर्ट ने डिग्री पास की उसने सफिशिएंट कोज को रिकॉर्ड नहीं किया, तो जब तक उस डिसीजन के कारण फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं होता है तब तक उसे इस ग्राउंड पे रिफ्यूज नहीं किया जा सकता कि उस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं थी। नाउ मूव टू सेक्शन 19। सेक्शन 19 डील करता है कंपनसेशन के मैटर्स के साथ। कब? व्हेन रॉन्ग इज डन टू मूवेबल प्रॉपर्टी और टू पर्सन। ओके, अब जब किसी भी पर्सन या मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ रॉन्ग कमिट किया जाता है उस सिचुएशन में क्या होगा? देखिए, या तो जहां रॉन्ग कमिट हुआ है उस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है, या फिर जहां डिपेंडेंट रिजाइड करता है वहां जुरिस्डिक्शन है, या फिर जहां ही कैरीज ऑन हिज बिजनेस वहां जुरिस्डिक्शन बनती है, और या फिर वेयर ही पर्सनली वर्क्स फॉर गेन उस डिस्ट्रिक्ट में जुरिस्डिक्शन बनती है। वो इनमें से किसी भी जगह पर प्लेंटिफ सूट कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है एज पर हिज कन्वीनियंस। जहां उसे लगता है कि हियर ही हैज एक्सेस टू द डिफेंडेंट, इजी एक्सेस टू द डिफेंडेंट, वहां वो सूट कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है अकॉर्डिंग टू हिज कन्वीनियंस। लास्ट पार्ट इज अदर मैटर्स। देखिए, जो भी हमने डिस्कस किया अभी ऊपर, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मैटर्स कंसर्निंग अंडर देम, जैसे रिकवरी हो गया, पार्टीशन हो गया, फोरक्लोजर हो गया, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स हो गया, कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, इन सभी सिचुएशन में हमने पढ़ लिया कि क्या होगा। कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू मूवेबल प्रॉपर्टी और पर्सन की सिचुएशन में क्या होगा। अब आती है जो बचे हुए मैटर्स रह गए, वहां कहाँ जुरिस्डिक्शन बनेगी कोर्ट की। तो देखिए, एक जो कॉमन है वो यही है कि जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ उस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होगी। उसके अलावा अगर हमें समझना है क्या होगा, तो देखिए दो सिचुएशन है, या तो हमारे पास एक डिफेंडेंट है या फिर हमारे पास एक से ज्यादा डिफेंडेंट है, D1, D2, D3। ओके, इसको ऐसे समझते हैं। अगर डी एक ही है उस सिचुएशन में तीन जगह इंस्टीट्यूट किया जा सकता है, वेयर ही रिजाइड्स, वेयर ही कैरीज ऑन हिज बिजनेस, और वेयर ही पर्सनली वर्क्स फॉर गेन। ओके, इस सिचुएशन में क्या होगा, दिस पार्ट इज रेलेवेंट। इसमें जो D1 है, D2 है और D3, उन जगह पर हर एक की ईच डिस्ट्रिक्ट में जहां के भी वो नेटिव्स हैं वहां सूट को इंस्टीट्यूट किया जाएगा अगेंस्ट देम इंडिविजुअली। लेकिन यहाँ एक बेस्ट पार्ट जो आता है वो क्या है कि दो सिचुएशन है जहां इस इंस्टीट्यूशन से उसे छुटकारा मिल सकता है। एक ही कोर्ट में इन तीनों के खिलाफ सूट इंस्टीट्यूट हो सकता है। आइदर कोर्ट परमिशन दे दे, कोर्ट परमिशन, और डिफेंडेंट्स अपनी परमिशन दे दे, उसे अलाउड कर दें कि वो एक डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट को इंस्टीट्यूट कर सकता है। दिस वॉज ऑल अबाउट जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट।